देखिए, दिल्ली ब्लास्ट पर कल हमने जो बातें आपसे कही थी वो सारी बातें सच निकल रही हैं। हमने कल आपको बताया था कि i20 कार में धमाका हुआ है। सबसे पहले नवभारत पर हमने आपको बताया था कि यह कार मिली है जिसमें धमाका हुआ है, और उसी i20 कार के बारे में आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। हमने बताया था कि यह कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं लग रहा बॉस, बहुत बड़ी घटना लग रही है और उसी की साजिश थी। पैनिक में यह ब्लास्ट कर दिया गया है। हमने आपको सबसे पहले पाठशाला में बताया था कि जिस तरीके से धमाका हुआ, ऐसा लग रहा है कि सब जगह फरीदाबाद वगैरह में पकड़े गए ये लोग, तो पैनिक में आके ये धमाका कर दिया है। यह बात भी सही साबित हुई क्योंकि बड़ी साजिश की कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। एनआईए से लेकर हर एजेंसी जांच में लगी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कह दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जैसे ही पीएम ने यह बात कही, पाकिस्तान में भूचाल आ गया। आज आपको बताऊंगा कि कैसे इधर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उधर पाकिस्तान में खलबली मच गई। कैसे कल रात को ही शहबाज और मुनीर ने इमरजेंसी बैठक बुलाकर बड़ा ऑर्डर दे दिया है। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे मुनीर ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। कैसे पाकिस्तान से सेना की मूवमेंट के वीडियोज आ रहे हैं। पाकिस्तान के इस डर के साथ साथ आतंकियों के डर की परतें भी आज खुलेंगी, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में धड़ाधड़ अरेस्ट हो रहे हैं। और जो संदिग्ध अरेस्ट हो रहे हैं वो कोई मामूली लोग नहीं है। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई सफेदपोश है। जैसे अर्बन नक्सली शब्द आपने सुना होगा, वैसे ही इन सब के लिए अर्बन आतंकी शब्द कहा जा रहा है। व्हाइट कॉलर आतंकवाद, यह नया शब्द सामने आ रहा है। पढ़ लिख कर ये लोग ये काम कर रहे थे। आज आपको बताऊंगा कि दिल्ली में ब्लास्ट की जांच कहां तक पहुंची है, पिछले 24 घंटे में क्या क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं। साथ ही दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन कैसे सामने आया है। आपको दिल्ली ब्लास्ट के वो वीडियो दिखाऊंगा जो सारी साजिश की परतें खोल रहे हैं। क्या दिल्ली में कल फिदायीन हमला हुआ है? क्या कार में धमाके के साथ आतंकी डॉक्टर भी उड़ गया? इस पर नया खुलासा क्या है यह भी आपको बताऊंगा। कैसे सुरक्षा एजेंसियों के उस महिला डॉक्टर के तक पहुंचने की खबर है। कैसे उस महिला डॉक्टर को धर दबोचा गया जो जैश की महिला विंग की चीफ थी। आपको यह भी बताऊंगा कि आतंकी कनेक्शन में और कितने डॉक्टर हत्थे चढ़े। सुरक्षा एजेंसियां, कई लोग कह रहे हैं कि फेल हो गई। आज उनको भी बताऊंगा कि वो ये नहीं देख रहे कि कितनी भयानक साजिश थी और कितनी जानें बचाई गई। कैसे एक साथ कई जगहों पर अटैक का प्लान था। मसूद अजहर ने जो कसम खाई थी अपने परिवार के बर्बाद होने के बाद, हाफिज ने अपने आतंकियों की मौत का बदला लेने के लिए क्या क्या प्लान किया था, आज आपके लिए सब लेकर आया हूं। कैसे लाखों लोगों की जान जा सकती थी यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। भाई गाड़ी में बम था, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। देश भर में इस पूरी घटना को लेकर बड़ा जबरदस्त सेंटिमेंट जो है वो उबाल पर। लोग गुस्से में हैं क्योंकि ये कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं है बॉस। सारी एजेंसियां इसके बाद सिर के बल खड़ी हो गई। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर खलबली मची हुई है। पाकिस्तान पैनिक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से ना कहते कि किसी को छोड़ेंगे नहीं अगर ये कोई सामान्य घटना होती। प्रधानमंत्री ने यह बात इसलिए कही क्योंकि आज जब सीसीटीवी फुटेज आए, जब नए नए वीडियो सामने आए, तो पब्लिक की भी आंखें खुली रह गई बॉस, क्योंकि कल तो जलती गाड़ी देखी थी, लेकिन अब एग्जैक्ट घटना के वक्त के वीडियोस आ गए। और इतनी इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट, वो भी लाल किले जैसे हाई सेंसिटिव जोन में, यह सबको हैरान कर रहा है। दिल्ली धमाके की जो फुटेजेस सामने आई है, वहां पे कई लोग चैनल चला रहे थे, उनका अलग अलग वीडियो बन रहा था, कई यूट्यूबर्स के वीडियो में ये रिकॉर्ड हो गया।
भाई लोग कांप गए, इतना जबरदस्त धमाका था। एक बार आप देखिए वहां क्या हुआ है, फिर आपको बताता हूं पीएम मोदी ने क्या कह दिया जिससे पाकिस्तान में हड़कंप है और जांच में क्या खुलासा। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, इसमें भी एक और यूट्यूबर के कैमरे में ब्लास्ट जब हुआ तो वो घटना रिकॉर्ड हुई है, कैसे अफरा तफरी मच गई और जो इंटेंसिटी थी ब्लास्ट की उसको सुनिए जरा एक बार। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, लाल किले के पास के सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे ब्लास्ट के बाद दहशत फैल गई, लोग वहां पर भागने लगे। आप देखिए पूरा सबका जो काउंटर है वो हिल गया, लोग पैनिक में आ गए बॉस। इस तरह का धमाका कल हुआ है। तो जो उस वक्त तस्वीरें थी वो आपको बताएंगी कि यह कितना भयंकर धमाका था। आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, यह ब्लास्ट के ठीक बाद का वीडियो है और इस नए वीडियो में भी ब्लास्ट की इंटेंसिटी का अंदाजा लगता है, किस तरह का हाल वहां पर था। आप इस नए वीडियो में देखिए, इतनी इंटेंसिटी वाले ब्लास्ट किसी एक का काम तो नहीं हो सकता, पूरा नेटवर्क रहा होगा, बहुत बड़ी साजिश रही होगी। और इसी साजिश के तहत तक जांच एजेंसियां किस तरह से जा रही हैं, कैसे धड़ाधड़ अरेस्ट हो रहा है, कौन कौन से खुलासे हो रहे हैं, आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लीजिए, क्योंकि जिस तरह का यह ब्लास्ट था उसमें एक बात यह भी क्लियर है कि ब्लास्ट का कोई बड़ा टारगेट था, कोई बड़ी प्लानिंग थी और यह प्लानिंग अपने असली अंजाम तक पहुंचती उससे पहले उसे रोका गया। कैसे यह सब हुआ वो बताने से पहले आप सुनिए पीएम मोदी ने कैसे खुला ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी भूटान के दौरे पर गए हुए हैं, वहीं से पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर क्या बोला कि पाकिस्तान में खलबली मच गई। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री को। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुला ऐलान कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जिन्होंने इस षड्यंत्र को रचा है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात विदेशी धरती पर खड़े होकर कही है। और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी उन्होंने अंग्रेजी में बोलकर दुनिया को मैसेज दिया था कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस बार भी उन्होंने अंग्रेजी में कहा है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, ताकि दुनिया को क्लियर रहना चाहिए भारत क्या करने वाला है। इधर पीएम मोदी ने दोषियों को न बख्शने की चेतावनी दी, उधर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन हो गए। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, टेरर नेटवर्क से जुड़े और डॉक्टर्स पर एक्शन हो रहा है। आज कुछ और डॉक्टर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। फरीदाबाद से महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को पकड़ा गया है, जिसे जैश की महिला कमांडर बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह चश्मे वाली महिला। इसके अलावा लखनऊ में डॉक्टर परवेज के यहां पुलिस ने छापा मारा है। पुलवामा से डॉक्टर सज्जाद को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले जांच एजेंसियां फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पकड़ चुकी हैं, जिसके पास से 2900 किलो विस्फोटक सामग्री मिली थी। डॉक्टर अदील अहमद राठर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। अदील की गिरफ्तारी के बाद से पूरे टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। तो ये जो सफेद पोश संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं वो किस तरह से पकड़ में आ रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश करने वाले थे ये लोग, कैसे बाल बाल पूरा देश बचा है बॉस। आप ये मत सोचिए कि ये घटना हो गई, ये तो इन्होंने पैनिक में कर दिया क्योंकि सब पकड़ में आने लग गए थे तो इन्होंने बम फोड़ दिया। लेकिन जो डिटेल्स आ रही हैं आप सुनेंगे तो इन्होंने जो प्लानिंग की थी आप सुन के आपका दिमाग झन्ना जाएगा
कि भारत में ऐसा कोई टेरर अटैक नहीं हुआ होगा, उससे भी बड़ा इन लोगों ने प्लान किया हुआ था। लेकिन पहले आप दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से ताबड़तोड़ जांच चल रही है उसको देखिए। पीएम मोदी कल रात से ही सुरक्षा एजेंसीज के संपर्क में। खबर है कि कल भूटान से लौटते ही पीएम मोदी ने सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुला ली है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी 2 बड़ी मीटिंग की है। राष्ट्रपति ने भी गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी ली है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को दे दी गई है। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। यूपी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फॉरेंसिक टीम ने धमाके वाली i20 कार के करीब 42 पार्ट्स जांच के लिए जुटाए हैं ताकि यह पता लग सके कि यह ब्लास्ट किस तरह का था। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या गुजरात में जो आतंकी पकड़े गए थे उनका भी इस केस में पकड़े गए आतंकी डॉक्टर से कोई कनेक्शन है क्या। यानी दिल्ली ब्लास्ट की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि देखिए सुरक्षा एजेंसीज को यह भी सुनिश्चित करना है कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो एक धमाका लाल किले के पास हुआ ऐसा ही कुछ और ये लोग प्लान किए हुए हो। क्या भरोसा भाई, कहीं कुछ और चल रहा हो, अभी छुप के बैठ गया हो कि भाई लोग पकड़े जा रहे हैं जरा दबे रहो। तो इनको इतना आसान काम नहीं होता सुरक्षा एजेंसीज का। इन लोगों को अभी तुरंत ताबड़तोड़ इसकी भी जांच करनी है, एक एक से गवाही भी लेनी है, उगलवाना भी है कि और बताओ क्या करने वाले थे। दिल्ली धमाके के ये वीडियो जो आ रहे हैं सामने वो भी बता रहे हैं कि धमाका कितना बड़ा था, साजिश कितनी बड़ी थी। पीएम मोदी ने क्लियर मैसेज दे ही दिया कि छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी जब भूटान के लिए रवाना हो रहे थे तब यहां विपक्ष ये माहौल बना रहा था कि देश में ब्लास्ट हुआ है और पीएम मोदी भूटान चल दिए। लेकिन भूटान की धरती से जब पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर बयान दिया तो ब्लास्ट पर राजनीति करने वाला विपक्ष का एजेंडा भी धरा का धरा रह गया। इधर विपक्ष को जो मैसेज मिलना था वो मिल गया, उधर इशारों में पाकिस्तान भी समझ गया कि मोदी क्या कह रहे हैं। क्योंकि खास बात यह है कि पीएम मोदी ने जो बयान भूटान में दिया वो बयान वो देश में भी दे सकते थे, लेकिन पीएम मोदी ने विदेशी धरती से कड़ा मैसेज दिया। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि पीएम मोदी ने एक तरह से दुनिया को मैसेज दे दिया है कि भारत को चोट पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक बात और, पीएम मोदी ने भूटान में हिंदी में बोलते बोलते इंग्लिश में भी यह बात दोहराई कि दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यानी दुनिया को बता दिया कि भारत छोड़ने वाला नहीं है। जिनको हिंदी नहीं समझ में आती वो अंग्रेजी में समझ लो। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी पीएम मोदी ने बिहार में ऐसे ही इंग्लिश में बोला था और तब भी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी के इन सारे इशारों ने पाकिस्तान में खौफ पैदा कर दिया है। जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन भी धीरे धीरे खुल रहा है, उसने पाकिस्तान को पैनिक मोड में डाल रखा है। पाकिस्तान की सरकार, सेना, आतंकी कोई भी अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की मार भूला नहीं है। इसलिए जैसे ही दिल्ली में ब्लास्ट की खबर आई पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का डर सताने लगा है। इस डर में ही कल रात में मुनीर और शहबाज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई ऐसी खबर है। मुनीर ने सोमवार रात से ही पाकिस्तान की फौज को अलर्ट मोड में डाल दिया है। शहबाज ने भी एनएसए और डीजीआईएसआई से रात में मीटिंग की है। आज सुबह भी पाकिस्तान की सेना के हेडक्वार्टर पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारियों ने इमरजेंसी बैठक की है और पाकिस्तान ने सभी हवाई अड्डों और एयरफील्ड को अलर्ट पर डाल दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को एयर डिफेंस एक्टिव रखने का आदेश दे दिया गया है। यानी पाकिस्तान इस खौफ में है कि भारत किसी भी वक्त मारना शुरू करेगा। पाकिस्तान इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि अभी तीनों भारतीय सेनाएं पहले से ही पाकिस्तान बॉर्डर के पास सबसे बड़ा युद्धाभ्यास त्रिशूल कर रही हैं। सेना, एयरफोर्स, नेवी सब मिलकर वॉर ड्रिल में लगी हुई हैं। भाई एक बड़ी सेना का एक बड़ा हिस्सा मोबिलाइज्ड है पाकिस्तान बॉर्डर पर। सारे वॉरशिप खड़े हैं, खाली बस बोलना है कि फोड़ो, शुरू हो जाएगा मामला। इस वॉर ड्रिल के जो वीडियो आ रहे हैं उसे देखकर ही लग रहा है कि भारत कितने बड़े जंग की तैयारी कर रहा है, जो हमने आपको पहले ही कहा था। और जमीन से लेकर आसमान और पानी के अंदर यह वॉर एक्सरसाइज चल रही है। भारतीय सेना की ऐसी तैयारी देखकर पाकिस्तान पैनिक मोड में है कि भाई एक संदेश उधर से आया और ये तो फोड़ना शुरू करेंगे। पाकिस्तान के खौफ का मीटर इसलिए भी दौड़ रहा है क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह इस ब्लास्ट के जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने भी खुला कह दिया कि छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को दुनिया के सामने सबूतों के साथ बेनकाब करने का काम चल रहा है और वो सबूत क्या है आगे दिखाऊंगा। अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों से कहा है कि इस ब्लास्ट से जुड़े किसी भी दोषी को छोड़ना नहीं है, ढूंढ ढूंढ के निकालो। अमित शाह का कहना है कि जो भी इस ब्लास्ट के पीछे है वो हर व्यक्ति सुरक्षा एजेंसीज का कहर झेलेगा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज अमित शाह ने 2 सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। पहली मीटिंग आईबी के डायरेक्टर
एनआईए के डीजी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अलावा गृह सचिव के साथ की। जम्मू कश्मीर के डीजीपी इसमें वर्चुअली जुड़े थे। सुबह की मीटिंग के बाद अमित शाह ने दोपहर में एक और मीटिंग की। इसमें एनएसजी के डायरेक्टर और फॉरेंसिक टीम से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने एनआईए को जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। साथ ही फॉरेंसिक टीम को ब्लास्ट साइट से मिले सैंपल को जल्द से जल्द मैच करने का निर्देश दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार तुरंत क्यों नहीं बोल रही कि पाकिस्तान का हाथ है, जैश का हाथ है, ये है वो है। बॉस, पाकिस्तान का हाथ है, जैश का हाथ है, ये दुनिया को बताना भी पड़ेगा और इसलिए सारे सबूत, पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद ये सारी बातें ऑफिशियली देश और दुनिया के सामने रखी जाएंगी। लेकिन इधर कल दिल्ली में धमाका हुआ, उधर आज धमाके से पाकिस्तान भी दहल गया। जैसे कल दिल्ली में कार में धमाका हुआ था, आज इस्लामाबाद में वैसा ही धमाका हो गया। इस्लामाबाद में एक कोर्ट के बाहर सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। इस धमाके में 12 लोग मारे गए हैं, 36 लोग जख्मी हुए हैं। दावा है कि सुसाइड बॉम्बर कोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फेल हो गया तो उसने कोर्ट के बाहर खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, इसलिए इस हमले को लेकर कई तरह की बातें पाकिस्तान में हो रही। कोई कह रहा है कि भारत ने अपना बदला ले लिया, कोई कह रहा है कि भारत के डर से कहीं मुनीर ने खुद ही इस्लामाबाद में ब्लास्ट तो नहीं करा लिया ताकि पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित दिखा सके। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले के पीछे भारत में एक्टिव ग्रुप को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश भी कर दी। यानी मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने खुद ही एक बम फोड़कर दुनिया को यह दिखाने का प्रयास किया है कि देखो हम तो खुद पिट रहे हैं, ताकि उसको कुछ सिंपैथी मिल सके। दिल्ली ब्लास्ट की जब परतें खुलती जा रही हैं, पाकिस्तान बेनकाब होता जाएगा, इसलिए पाकिस्तान अभी से माहौल बना रहा है। अपने यहां हुए धमाकों का आरोप भारत पर मढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान यह जानता है कि ऐसी पैंतरेबाजी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से उसे बचा नहीं पाएगी। इसलिए मुनीर ने अपनी सेना को भी एक्टिव किया हुआ है। पाकिस्तान से ये जो वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें सेना की मूवमेंट हो रही है, यह दावा किया जा रहा है। एक वीडियो जो आप देख रहे हैं, यह बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान की सेना लाहौर से बॉर्डर की तरफ बड़े पैमाने पर मूवमेंट कर रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यह कहते हुए कि पाकिस्तान के टैंक्स लाहौर की तरफ जा रहे हैं। अब जो भी सच्चाई हो, तुम टैंक लगाओ, जो भी लगाओ, मारेंगे तो मारेंगे। पीएम मोदी साफ कह चुके हैं कि अगली बार अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो बड़ा हमला झेलना होगा। और शायद यही वजह है कि अब आतंकी संगठन दूसरे रूट से भारत में आतंकी साजिश की प्लानिंग कर रहे हैं। भारत के खिलाफ लश्कर की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बांग्लादेश के रास्ते भारत पर आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। लश्कर के आतंकवादियों को बांग्लादेश में ट्रेनिंग दी जा रही है, यह कहा जा रहा है। लश्कर ए तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह सैफ का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो ये दावा कर रहा है कि हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। यह वीडियो 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में हुई रैली का बताया जा रहा है। एक बार लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह को सुनिए। यही पुलवामा के पीछे जो है ये पीछे था, तो पहलगाम आतंकी हमले के पीछे भी यही था। और अब वो कह रहा है कि बांग्लादेश के जरिए जो है वो भारत पर अटैक होगा। हाफिज सईद और उसके आतंकियों को लग रहा है कि वो बांग्लादेश के रास्ते भारत में चोट पहुंचा देंगे। लेकिन आप देखिए कि बांग्लादेश सीमा पर तो भारत की ऐसी तैयारी है कि बांग्लादेश खुद तनाव में है। भारतीय वायुसेना जल्दी ही चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगी सीमा पर अपनी ताकत दिखाने वाली है। पूर्वोत्तर में वायुसेना का युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है, जिसमें राफेल, तेजस गरजने वाले हैं। भारतीय वायुसेना ने 13 से 20 नवंबर तक पूर्वोत्तर में एक बड़े सैन्य अभ्यास के लिए नोटाम भी जारी कर दिया है। यानी एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रही है, दूसरी तरफ चीन बांग्लादेश बॉर्डर पर भी मामला टाइट है। मतलब कुछ भी गड़बड़ की तो बहुत मारेंगे वाला हिसाब। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार दुनिया को भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने का डर सता रहा है। सबको पता है कि भारत छोड़ेगा नहीं। अलग अलग देश अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं भारत पाकिस्तान पर फिर जो है वो अटैक ना कर दे। जैसे यूके ने भारत में मौजूद अपने नागरिकों के लिए जो एडवाइजरी जारी की है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में यात्रा ही मत करो। जम्मू कश्मीर और मणिपुर की यात्रा नहीं करने की भी एडवाइजरी जारी की गई। तो ये सारी चीजें घटनाक्रम बता रही हैं कि पाकिस्तान पैनिक मोड में है। नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि मारेंगे, लेकिन पाकिस्तान को मारना है तो सबूत लगेंगे। और वो सबूत क्या है, जांच में क्या खुलासा हुआ, अगला चैप्टर देखिए। दिल्ली धमाकों के लिए इतना विस्फोटक कहां से आया, सबसे बड़े खुलासे का चैप्टर। दिल्ली धमाके की जांच की एक एक डिटेल और वो ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको पूरा सच बताएगी, अब वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दिमाग के तार हिला देने वाली बातें सामने आ रही हैं। नए सबूत, नए वीडियो सबको हैरान कर रहे हैं। इस केस की जांच में सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली
जब उस i20 कार का वीडियो मिल गया जिस कार में विस्फोटक था। ये वो कार है और ये वो शख्स। आप देखिए कि सीसीटीवी फुटेज में i20 कार दोपहर 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में एंट्री करती हुई दिखाई दे रही है। धमाके वाली कार जब पार्किंग में जा रही है तो उसमें कुछ लोग भी बैठे दिख रहे हैं। इस तस्वीर में तो साफ नहीं हो पाया कि कार में कौन था। इसके बाद पार्किंग से कार के एग्जिट होने का भी वीडियो मिला। यह कार शाम 6:23 पर वहां से निकलती है। उस वक्त ड्राइवर ने जब पैसे देने के लिए हाथ बाहर निकाला तो उसका चेहरा नजर आता है। जो आदमी इस कार को चला रहा था उसका नाम डॉक्टर उमर बताया गया है और उस वक्त उस कार में और कोई नहीं दिख रहा है। कार के ड्राइवर की शक्ल इससे मेल खाती दिख रही है। यह तस्वीरें आप देखिए। कार सवार जिसकी मौत हुई उसका डीएनए टेस्ट पुलिस करवाने जा रही है, जिसके बाद पुष्टि होगी कि कार में डॉक्टर उमर ही सवार था या नहीं था। यह कार धमाके से पहले कई और इलाके में दिखी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ये देखिए इसमें कोई नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ ड्राइवर दिख रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच टीमों को यह कार दरियागंज, लाल किला क्षेत्र, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद इलाके में भी दिखाई दी थी। लाल किले में जहां आतंकियों ने धमाके से पहले इस कार को पार्क किया था, वहां से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि किस तरह से यह कार जो है वो धमाके के एरिया तक पहुंची। सबसे पहली बात जो निकल के सामने आ रही है वो ये पता चला है कि इसी सुनहरी मस्जिद पार्किंग के पास जो गाड़ी है वो 3 घंटे तक खड़ी थी। जो पार्किंग आप देख रहे हैं यहीं पे वो जो गाड़ी है वो 3 घंटे तक खड़ी थी और यहीं से जो गाड़ी है वो फिर यहां से निकली थी और उसके बाद जो ब्लास्ट वाला स्पॉट है वहां तक पहुंची थी। जो सीसीटीवी का जो फुटेज है, जो फोटो है, उसमें साफ तौर पर अगर टाइमिंग आप देखेंगे तो उसमें पहले एंट्री करते हुए जो गाड़ी है वो इसी पार्किंग लॉट की बताई जा रही है और उसके बाद यहीं से जो गाड़ी है वो यहां से एग्जिट करती है। अब देखिए यहां पर जो एनएसजी की टीम है वो भी यहां पर पहुंची हुई है। एनएसजी की जो टीम है वो आपको यहां पर नजर आएगी। एनएसजी की टीम यहां पर अब पार्किंग लॉट में जाते हुए आपको यहां पर नजर आएगी। एनएसजी की टीम पूरे इक्विपमेंट्स के साथ, ये देखिए यहां पर जो तमाम जो साजो सामान है एनएसजी जो साथ में लेकर चलती है, चाहे जांच करने की बात करें या फिर जो टेस्ट करती है एनएसजी। i20 गाड़ी का जो डॉक्टर उमर नाम का संदिग्ध चला रहा था उसके बारे में जो डिटेल सामने आई है वो भी आपको बताऊंगा। और ऐसे कई डॉक्टर हैं जिनकी धरपकड़ दिल्ली ब्लास्ट केस में हुई है। लेकिन पहले आप ये देखिए कि जिस i20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसने 10 नवंबर को कैसे 11 घंटे का सफर पूरा किया। यह कार फरीदाबाद से लाल किले की तरफ करीब 11 घंटे पहले निकली थी और रास्ते में कई जगहों से गुजरी। सोमवार को बताया जा रहा है कि सुबह 7:30 बजे कार फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले दिखाई थी। इसके बाद सुबह 8:13 पर यह कार बदरपुर टोल पार करके दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह 8:20 पर कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के करीब में नजर आती है। 3:19 पर कार लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में दिखती है। लाल किले की पार्किंग में धमाके वाली कार करीब 3 घंटे तक पार्क रही। शाम 6:22 पर कार पार्किंग से बाहर निकलती है और लाल किले की तरफ बढ़ती है और सिर्फ 24 मिनट बाद यानी शाम 6:52 पर चलते चलते कार में जोरदार धमाका हो जाता है। डॉक्टर उमर दिल्ली ब्लास्ट केस में सबसे अहम किरदार बनकर सामने आया। धमाके से 3 घंटे पहले उमर कहां था, क्या कर रहा था, इसकी पूरी डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस को जो सुराग मिल रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी समझिए। ब्लास्ट से पहले i20 कार 3 घंटे पार्किंग में खड़ी रही। कहा जा रहा है कि पार्किंग में कार में बैठा हुआ शख्स बाहर ही नहीं निकला, वो 3 घंटे गाड़ी में बैठा रहा। सीसीटीवी फुटेज में भी मास्क वाला शख्स कार चलाता दिख रहा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या किसी से वो निर्देश ले रहा था या आतंकी उमर किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था। भाई गाड़ी में 3 घंटे बैठ के क्या कर रहा था? मरने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा होगा। कहा जा रहा है कि क्या वो हैंडलर्स का इंतजार कर रहा था कि वो अगला आदेश दें कि क्या करना है। उमर को कोई स्लीपर सेल या लॉजिस्टिक सपोर्ट का इंतजार था, इसलिए वो 3 घंटे बैठा रहा पार्किंग में। क्या आतंकी उमर ने 3 घंटे के दौरान किसी से मुलाकात तो नहीं की? यह भी हो सकता है कि आतंकी उमर इलाके की रेकी कर रहा हो या वो पीक आवर का इंतजार कर रहा हो जब धमाके में से ज्यादा नुकसान हो, यह भी हो सकता है। जांच एजेंसियां आसपास के इलाके का डंप डेटा निकलवा रही, जिससे यह पता लगा पाएंगी कि धमाके के समय मौके पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय थे और किस नंबर से किसे कॉल जा रही थी, ताकि पता चले कि डॉक्टर उमर के साथ उस वक्त वहां मौजूद कोई और शख्स कनेक्ट तो नहीं था और कोई दिशा निर्देश तो नहीं दे रहा था। आप यह भी देखिए कि इस i20 कार का पोल्यूशन भी चेक करवाया गया था। ब्लास्ट से 11 दिन पहले 29 अक्टूबर का यह वीडियो एक पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर का है। शाम को 4:20 पर धमाके वाली कार की पोल्यूशन की चेकिंग चल रही है। आप देखिए
वीडियो में कार में सवार 3 लोग नजर आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इस वीडियो की भी जांच कर रही हैं। अब उसको लगा होगा कि दिल्ली जाना है तो भैया पोल्यूशन चेक करा लो, पता चला पोल्यूशन के चक्कर में, पोल्यूशन सर्टिफिकेट के चक्कर में पकड़ा है तो सब पकड़ा जाएंगे। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन इस एंगल से भी हो रही है कि क्या दिल्ली में हुआ धमाका फिदायीन हमला तो नहीं था। इस एंगल से जांच क्यों हो रही है वो भी आपको बताता हूं। धमाके में इस्तेमाल i20 कार के मालिक कई बार बदल गए। फर्जी आईडी पर कार की ओनरशिप के कई ट्रांसफर हुए। कार की ओनरशिप को बार बार बदलना आतंकी हमलों में इस्तेमाल करने का आम तरीका है। आत्मघाती आतंकवादी कार बम हमलों के लिए यह तरीका अपनाते रहे हैं। धमाके वाली i20 कार को ही 7 बार खरीदा और बेचा गया। i20 कार गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सलमान कार को ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेची थी उसने, और देवेंद्र ये कार आगे चलकर अंबाला के एक शख्स को बेचता है, जो बाद में पुलवामा के आमिर से होती हुई डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंचती है। और धमाके से 4 दिन पहले ही तारिक ने यह कार रॉयल कार जोन से खरीदी। आखिर में तारिक ने ही यह कार डॉक्टर उमर तक पहुंचाई, यह कहा जा रहा है। जब तारिक ने यह कार खरीदी, रॉयल कार जोन से खरीदी, तो वहां खड़े होकर एक तस्वीर भी खिंचवाई थी, जो कि जांच एजेंसीज के हाथ लगी। यह तस्वीर देखिए, रॉयल कार जोन से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए कि वहां क्या हुआ था, वहां से क्या जानकारी मिली है। ये रॉयल कार जोन आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जिसकी तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आमिर ने यहीं से ही गाड़ी को खरीदा था, जो i20 कार की बात हो रही है। और ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, यही तस्वीरों में पूरा का पूरा ये सीन नजर आ रहा है। आपकी दुकान कहाँ पर है? मेरे बगल में ये खोखा। तो इसका जो मालिक है वो कहाँ पर है, क्योंकि शोरूम अभी बंद है? वो ले गए, पुलिस वाले ले गए उनको। पुलिस यहाँ से अरेस्ट करके ले गई है। अमित को, अमित भैया को, मनीष भैया को देखा था, उनके छोटे वाले भाई को। उनका जो छोटा भाई है मनीष, उसे गिरफ्तार करके ले गए। अमित कहाँ है? पता नहीं मुझे, मैं तो खाली तो यहाँ पर, यहाँ से जो गाड़ियां बेची जाती हैं उनपे बकायदे यहाँ बाहर फोटो खिंचाया जाता है क्या? हमेशा? हाँ जी, हमेशा फोटो खिंचाया जाता है। अच्छा, वो चाबी दे के रॉयल कार जोन की, हाँ, और एक फोटो खिंचा लिया जाता है। तो ये हर गाड़ी के साथ होता है? हाँ, सब गाड़ी से होता है। जो भी यहाँ से बिकती है, सब फोटो वोटो सब उन पर आती है। चलते चलते कार में धमाका होने का मतलब यही है कि टारगेट कहीं और था, और क्या ये लोग उस टारगेट तक जा रहे थे, तभी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि पैनिक में आ गए और फिर विस्फोट हो गया, या जो गिरफ्तारियां हो रही थी उसी वजह से पैनिक में थे और कहीं भी जाकर कुछ भी धमाका कर दिया। एक बात यह भी है कि जितनी दूर तक ये कार लाई गई और विस्फोटक लाए गए, उसमें चलते चलते कार में धमाका करने का इनका मकसद शायद नहीं रहा होगा। कोई ना कोई और बड़ा टारगेट रहा होगा, कोई ना कोई और बड़ी प्लानिंग रही होगी, जिसे ये अंजाम तक पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि हर तरफ मुस्तैदी थी और पहले से ही धड़पकड़ होने लगी। मतलब अगर इसको आप अगर गौर से देखेंगे, मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर इस पूरे घटनाक्रम को आप देखिए, जो i20 कार है वो कहा जाता है कि फरीदाबाद से निकलती है और वहां से निकलकर जाती है बदरपुर, और वहां से उसकी एंट्री होती है दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर आप देखिए कि वो पहुंचता है लाल किले के इलाके में, ये इलाके में, और वहां मस्जिद के पार्किंग में 3 घंटा बैठता है। 3 घंटे बैठने के बाद जब मान लीजिए ये पार्किंग है और इस पार्किंग से गाड़ी निकल रही है और ये लाल किले की तरफ बढ़ रही है, वहां पर आप देखिए कि एक जैन मंदिर भी है, वहां पर एक हिंदू मंदिर भी है, और उन दोनों के तक पहुंचने के ठीक पहले यहां पर कहीं पर जो है वो ब्लास्ट होता है। अब सवाल यह है कि जो 3 घंटे बैठकर या तो इंतजार कर रहा था कि बॉस मेरे को कुछ आदेश मिले तो मैं आगे बढ़ूं, आदेश मिला नहीं, या मिल गया तो यही था कि भाई आगे जाके ब्लास्ट करो जो भी हो, क्योंकि सारे लोग तो पकड़े जा चुके थे, तो अब इसको लग रहा था कि भाई मुझे तो कुछ तो करना ही है। तो अगर वो ब्लास्ट करने वाला था तो इस दोनों मंदिर के पास और ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन अगर उसने यहां पर ब्लास्ट किया है तो वही थ्योरी हो सकती है जो हम आपको कल बता रहे थे कि यहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग होती है और पुलिस वहां पर हो सकता है मौजूद रही होगी, जिसको देख के, चूंकि भीड़ थी, ट्रैफिक था, तो उसको लगा होगा कि हम दंदना के तो निकल पाएंगे नहीं, तो पैनिक में शायद हो सकता है कि उसने ब्लास्ट कर दिया। जिस तरह से फरीदाबाद और यूपी से डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हो चुकी थी, 2900 किलो विस्फोटक बरामद हो चुका था और एजेंसियां डॉक्टर उमर की तलाश कर रही थीं, ऐसे में एक थ्योरी यह है कि आतंकी विस्फोटक को ठिकाने लगाने की फिराक में हो सकता है और कार रास्ते में ब्लास्ट हो गई। दूसरी थ्योरी यह है कि आतंकियों को पकड़े जाने का खतरा लगा हो, ऐसे में उन्होंने विस्फोटक डिस्पोज करने के लिए धमाका कर दिया।
तीसरी थ्योरी यह है कि आतंकियों ने जानबूझकर ब्लास्ट किया और भीड़ को टारगेट करके धमाका किया। तीसरी थ्योरी में ज्यादा दम लगता है, क्योंकि अगर डिस्पोज ऑफ ही करना होता तो कहीं और खुपचे में जाके, कोने में कहीं जाके कर देते, लाल किले के पास आके क्यों करते। इसलिए आखिरी थ्योरी कि लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए वो ज्यादा दमदार लगती है। लाल किले के बाहर जब धमाका हुआ तो जबरदस्त भीड़ थी। इस दौरान कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। ऐसे ही एक वीडियो में धमाके की लाइव तस्वीर सामने आई। यूट्यूबर के कैमरे में कैद हुए वीडियो को एक बार देखिए, जिसमें पीछे आपको वो जो धमाके की रोशनी दिख रही है, उसमें दिख रहा है कि कितना जबरदस्त धमाका जो है वो वहां पर हुआ था और कई लोग जो है वो उस धमाके के बाद भागने लगे थे। एजेंसियों को अभी कई सवालों के जवाब खोजने हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। ब्लास्ट स्पॉट से फॉरेंसिक टीम ने 42 एग्जिबिट्स कलेक्ट किए, जिनकी कल से लैब में जांच शुरू होगी। इन 42 एग्जिबिट्स में i20 कार के दोनों टायर, चेचिस, सीएनजी सिलेंडर, बोनट के पार्ट्स शामिल हैं। फॉरेंसिक टीम ने इन 42 एग्जिबिट्स के स्वैब भी लिए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस तरह के हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसमें 80 किलो विस्फोटक था। आतंकी डॉक्टर उमर की तस्वीर पुलिस के पास पहले से थी और कार में धमाका करने वाला आतंकी उमर पुलिस से भाग रहा था। यह बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल शाम को एक ट्वीट भी किया था और अब यह कहा जा रहा है, देखिए ये वो ट्वीट है, यू कैन रन बट यू कांट हाइड। यह कल शाम 6:10 का ट्वीट है जम्मू कश्मीर पुलिस का और कहा जा रहा है कि 80 किलो विस्फोटक उस गाड़ी में मौजूद था। और क्या यह ट्वीट इसी डॉक्टर उमर के लिए था कि तुम छुप नहीं सकते और इसीलिए उसने जो है वो धमाका कर लिया, क्योंकि उसको लग गया था कि वो पकड़ा जाएगा? यह बड़ा सवाल है। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल शाम 6:10 पर यह ट्वीट किया था और यह माना जा रहा है कि यह शायद आतंकी उमर के लिए ही लिखा गया हो, लेकिन डॉक्टर उमर अकेला नहीं था। पाठशाला में अब अगला चैप्टर खोल रहा हूं, जिसमें आपको बताता हूं कि कैसे पूरा नेक्सस बना। न गरीब न अनपढ़, पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकियों की पूरी टीम कैसे तैयार हुई। मसूद अजहर, हाफिज सईद ने जो महिला आतंकियों की टीम बनाई, उसकी सरगना भारत में पकड़ी गई है क्या? अब इसके बारे में आपको बताता हूं। दिल्ली ब्लास्ट केस में जो लोग पकड़े जा रहे हैं और जो लोग दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े से पहले पकड़े गए, उनकी प्रोफाइल आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, गरीब लोग हैं। लेकिन इस केस में जो लोग पकड़े गए, ना तो वो गरीब हैं ना वो अनपढ़ हैं। ये कोई मामूली लोग नहीं हैं, ये पढ़े लिखे डॉक्टर, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट केस में। एक समय था जब आतंकी संगठन धमाकों के लिए, अटैक के लिए गरीब कम पढ़े लिखे युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे। जैसे आपको याद होगा, ये कसाब, अजमल कसाब अनपढ़ था और गरीब परिवार से था। उसका परिवार ठेला लगाकर पेट पालता था। कहा जाता है कि कसाब के पिता ने सिर्फ 15,000 रुपए के लिए उसे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को सौंप दिया था। लेकिन अब आतंक का नया मॉड्यूल आ गया। यह व्हाइट कॉलर टेररिज्म है बॉस, अर्बन टेररिस्ट आप इनको कह सकते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तार एक दूसरे से जुड़ते दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये लोग पढ़े लिखे, समाज से सम्मानित पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। अरे जब आतंकी हमला ही करना था तो इतना पढ़ना क्या था? माँ बाप का पैसा भी बर्बाद किए, समय बर्बाद किए, नौटंकी किए कि डॉक्टर हो, सीधा आतंकी हमला करने जाते हैं। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। इस देश ने इन लोगों को इज्जत की जिंदगी जीने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन आरोप क्या है कि इन्होंने इसी देश में आतंक फैलाया। जैसे आप देखिए कि व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के जो डॉक्टर जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं, उनमें पहला किरदार जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद, दिल्ली ब्लास्ट का मास्टर माइंड माना जा रहा है। दूसरा किरदार फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मुजम्मिल शकील, इसके पास से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर उमर के साथ काम कर चुका था। तीसरा किरदार पुलवामा का डॉक्टर सज्जाद, इस पर आतंकी डॉक्टर्स का पार्टनर होने का आरोप है। चौथा किरदार डॉक्टर अदील, सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ, इसके लॉकर से AK-47 राइफल भी बरामद की गई। पांचवां किरदार डॉक्टर परवेज, जो लेडी डॉक्टर शाहीन का भाई है, इसके लखनऊ के घर में पुलिस ने छापा मारा। डॉक्टर परवेज पर व्हाइट टेरर नेटवर्क के लिए लॉजिस्टिक्स और फंडिंग में शामिल होने का शक है। छठा किरदार डॉक्टर सोहेल खान, जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, इसके घर में भी छापेमारी में विस्फोटक बरामद हुआ है।
7वां किरदार फरीदाबाद से गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद, इसके आतंकी संगठन जैश की महिला विंग की चीफ होने का दावा किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए बॉस, डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स, एक नहीं, सब लगभग डॉक्टर जो है, और इनको लोगों का इलाज करना था, ये मासूमों को मारने का काम कर रहे थे। आप सबसे पहले डॉक्टर उमर की प्रोफाइल देखिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो i20 कार चला रहा था और खुद को उड़ा लिया। डॉक्टर उमर कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था, लेकिन यह हरियाणा में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। डॉक्टर उमर को ही आतंकी डॉक्टरों का लीडर माना जा रहा है। उसने 2021 में पढ़ाई करते हुए संगठन बनाने का फैसला लिया था। उमर मोहम्मद ने ही डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल को आतंकी बनाया। यह भी पता चला है कि उमर ने ही अनंतनाग के अस्पताल के लॉकर में AK-47 रखी थी। उमर ने मुजम्मिल के साथ मिलकर किराए के मकान में विस्फोटक जमा किया, जिस कमरे में डॉक्टर उमर और मुजम्मिल रहते थे, वहीं बम बनाने का सामान भी मिला था। सुनिए टेरर मॉड्यूल के डॉक्टर उमर के कनेक्शन पर पुलवामा में उसकी भाभी क्या कह रही है। लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई। बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगा था, उस वजह से वो ज्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस ये, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था, ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसे लोगों के परिवार कभी नहीं कहते कि उनको लग रहा था कि उनका बेटा, उनका भाई, उनका देवर ऐसा कर सकता है? फट गया भाई, दूसरों को मार दिया सो अलग। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सबसे खतरनाक किरदार डॉक्टर शाहीन शाहिद इसे माना जा रहा है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन भारत में आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद की महिला संगठन जमातुल मोमिनीन की चीफ है। डॉक्टर शाहीन को भारत में टेरर मॉड्यूल के लिए महिलाओं की भर्ती, ब्रेन वॉश और ऑपरेशन नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। व्हाइट कॉलर टेरर का यह नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए धीरे धीरे पूरे देश में फैलाया जा रहा था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि डॉक्टर शाहीन लगातार पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन को इस मिशन की कमान सादिया अजहर ने सौंपी थी, जो जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन है और पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की चीफ है। डॉक्टर शाहीन की यूपीएससी एग्जाम पास करने के बाद साल 2006 में कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नौकरी लगी थी, लेकिन साल 2013 में डॉक्टर शाहीन अचानक गायब हो गई, जिसके बाद साल 2021 में उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सूत्रों का दावा है कि डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल के साथ मिलकर टेरर मॉड्यूल तैयार कर रही हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता करने में जुटी हैं कि कानपुर के मेडिकल कॉलेज से लापता होने के बाद आखिर डॉक्टर शाहीन का ठिकाना कहां रहा, जिसके लिए आज यूपी एटीएस के साथ एनआईए और जम्मू कश्मीर की ज्वाइंट टीम लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के पुश्तैनी घर पहुंची। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दी। लखनऊ के लालबाग के कंधारी बाजार मकान नंबर 121, ये पता है संदिग्ध आतंकी शाहीन का। ये पुश्तैनी घर है शाहीन का, जहां उसके पिता और भाई जो है शोएब रहते हैं। आज यूपी पुलिस, यूपी एटीएस, एनआईए और जम्मू कश्मीर की पुलिस यहां पहुंची थी और करीब 1 घंटे तक पूछताछ की है। इस पूछताछ में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जानना बेहद जरूरी है। जिस तरह से शाहीन को फरीदाबाद के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से लगातार उससे जुड़े हुए राज सामने आ रहे हैं। देखिए, मामला बहुत गंभीर है बॉस, क्योंकि जिस तरीके से पढ़े लिखे डॉक्टर्स आतंकी बन रहे हैं, आरोप लग रहा है, जिस तरीके से महिलाएं अब इसमें शामिल हो गई हैं, यह मामला बहुत बहुत पेचीदा होता जा रहा है। पता नहीं और कितने लोगों का ब्रेन वॉश किया गया होगा। डॉक्टर शाहीन के पिता ने कहा है कि उनकी अपनी बेटी से पिछले 1.5 साल से मुलाकात ही नहीं हुई, वो पिछले 2 साल से घर ही नहीं आई। डॉक्टर शाहीन के पिता को सुनिए। मैं सबके सामने बता रहा हूँ, मेरी मुलाकात करीब 1.5 साल हुई है, भी नहीं हुई है। 1.5 साल से यहाँ पे 2 साल से नहीं आई हैं और 1.5 साल पहले तक की मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा। अब एक बात इसके लंबे समय से घर नहीं आने का कोई
कारण कभी पता चला कि कहाँ है? फोन पर बात भाई वो कभी? एक इंसान जब ड्यूटी पे है मैं तो खैरियत ही ले सकता हूँ। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? आखिरी बार कब बात हुई? अभी मैंने आपको बताया 1.5 साल हुए। आप ये भी देखिए कि डॉक्टर मुजम्मिल खुफिया एजेंसियों के रडार पर तब आया जब पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया। डॉक्टर आदिल सहारनपुर के प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर और लेक्चरर था। खुद फरीदाबाद के यूनिवर्सिटी कैंपस में रहता था। आखिर भारत में नए किस्म के टेरर मॉड्यूल की यह पूरी कहानी क्या है, इसको सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा। दरअसल 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद का पोस्टर नजर आता है। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है। उस सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल पोस्टर लगाता दिखता है। 6 नवंबर को पुलिस डॉक्टर आदिल को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार करती है। 8 नवंबर को पुलिस सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में छापा मारती है। अक्टूबर 2024 तक डॉक्टर आदिल जो है वो यहीं काम करता था। डॉक्टर आदिल के लॉकर से छापेमारी में AK-47 राइफल मिलती है और यहीं से सारी कहानी खुलती जाती है कि कितनी बड़ी प्लानिंग हो रही थी। दिल्ली ब्लास्ट होने के फौरन बाद ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि अरे ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार क्या कर रही है, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट कितनी बड़ी साजिश थी और इसे कैसे सुरक्षा एजेंसियों ने रोका, आपको इस ब्लास्ट से पहले जो हुआ वो समझना चाहिए। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। आईडी बनाने का सामान मिला, केमिकल, रेजेंट्स, इनफ्लेमेबल मटेरियल मिला है जिससे अमोनियम नाइट्रेट से बम बनाया जा सके। 5 किलो मेटल प्लेट, हैवी मेटल और छर्रे मिले। 20 टाइमर मिले हैं जिससे बम को रिमोट से कंट्रोल किया जा सके। बम के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए बैटरी मिली, एक चाइनीज स्टार पिस्टल मिली है, एक बरेटा पिस्टल मिली है, AK-56 राइफल मिली है, AK क्रिनकॉव राइफल मिली है, 4 मैगजीन गोलियां बरामद हुई। यह सारा सामान सुरक्षा एजेंसीज ने पकड़ा है। आप अंदाजा लगाइए बॉस, अगर यह ना पकड़ा गया होता 2900 किलो विस्फोटक, अगर ये 20 टाइमर ना पकड़े गए होते। आप कह रहे हैं आज दिल्ली में धमाका हुआ है, ये लोग तो 20 धमाके का प्लान किए बैठे थे भाई। 20 धमाका नहीं होने दिया हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने, यह भी ध्यान रखिए। उनका मनोबल मत तोड़िए ऐसे समय में जब वो लगी हुई हैं एक के बाद एक धमाके जो प्लान किए जा रहे हैं उनको रोकने में, टेरर मॉड्यूल को फोड़ने में। पिछले 11 साल से सुरक्षा एजेंसीज ने देश के किसी बड़े शहर में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं होने दिया है, यह याद रखिए बॉस आप। और वो गुजरात में केमिकल वेपन बनाकर हमले की प्लानिंग थी, सोचिए लाखों लोग मर सकते थे उससे, वो पकड़ा गया। क्या है, चूंकि वो सब हुआ नहीं तो पता नहीं चलता कि कितनी बड़ी चीजें रुक गई हैं। और अगर ये सुरक्षा एजेंसीज कामयाब ना हुई होती तो वो हमले तो होते ही। उनकी कामयाबी का नतीजा है कि पैनिक में आकर ये आनन फानन में बिना छर्रे और बिना कुछ डाले जो है वो विस्फोटक से ब्लास्ट कर दिया, नहीं तो और जाने जाती। आप याद रखिए कि पिछले 11 साल से सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो यूपीए के दौर में सायरन बजता था कि कोई लावारिस चीज दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाए, वो चीज सुननी हमने बंद कर दी थी। आए दिन बम फूटते थे किसी मार्केट में, किसी रेलवे स्टेशन पर, पर्व त्योहार होता था तो आदमी घबरा जाता था कि क्या होगा। ये सुरक्षा एजेंसीज जो हैं उन्होंने 11 साल से इस देश के हर बड़े शहर को सुरक्षित रखा है। जम्मू कश्मीर के आगे आतंकियों को बढ़ने नहीं दिया और अभी भी उन्होंने बहुत सारे धमाके रोके हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल मिले हैं। एक सैंपल अमोनियम नाइट्रेट जैसा है और दूसरा सैंपल कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट से भी घातक है। जांच के बाद पता चलेगा कि दूसरा विस्फोटक क्या था। एफएसएल की टीम को 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। यह बड़ी खबर आ रही है, यानी 2 तरह के विस्फोटक मिलने की बातें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। एक तो अमोनियम नाइट्रेट और दूसरा उससे भी घातक बताया जा रहा है। इतनी बड़ी प्लानिंग अगर एक ब्लास्ट पर रुक गई तो क्या इसे कंप्लीट फेलियर कहा जा सकता है, यह आज की डेट में एक सवाल है। क्योंकि जितना अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ उससे तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता था, कई जगह विस्फोट हो सकता था। कई लोग कह रहे हैं कि इतना विस्फोटक आ कैसे गया 2900 किलो। उन लोगों को पहले समझना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है। अमोनियम नाइट्रेट अकेले विस्फोटक नहीं हो सकता बॉस।
अमोनियम नाइट्रेट में ईंधन मिलाकर उसे विनाशकारी बनाया जाता है, तब उससे धमाका होता है। इसे ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल कहते हैं। इसका इस्तेमाल माइनिंग और सिविल ब्लास्ट के लिए होता है क्योंकि यह सस्ता होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कई बार इनका इस्तेमाल इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी IEDs के तौर पर भी हुआ है। दुनिया भर में आतंकी धमाकों के लिए इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। 4 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 1 किलो TNT जितना धमाका हो सकता है। यानी 4 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 4 मीटर या 13 फीट की रेंज में भारी तबाही मच सकती है। इसके धमाके के रेंज में अगर कोई रहेगा तो उसकी मौत लगभग तय होती है। किसी बिल्डिंग में इतने अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट किया जाए तो बिल्डिंग टूट जाएगी। फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट से करीब 725 1-1 किलो के TNT बम बन सकते थे। यानी 725 लोकेशंस पर 1-1 किलो के TNT ब्लास्ट किए जा सकते थे। एक ब्रह्मोस मिसाइल में करीब 450 किलो TNT के ब्लास्ट की पावर होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घातक हो सकता था। जबकि फरीदाबाद में करीब 725 किलो TNT ब्लास्ट का सामान मौजूद था। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतना अमोनियम नाइट्रेट कैसे, अरे भाई अमोनियम नाइट्रेट अकेले विस्फोटक नहीं होता है, उससे खाद भी बनती है। तो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। उसको धीरे धीरे इधर उधर से इकट्ठा किया, साथ में चीजें जो मिलाई गई वो भी कोई ऐसे नहीं है कि अचानक से आपको मिल नहीं सकती। चूंकि RDX, ये भी सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी है कि RDX अब हर शहर में पहले जैसे पहुंचा दिया, वैसा आसान नहीं रहा। तो अब ये लोग इस तरीके से बम तैयार कर रहे हैं। आप ये भी देखिए कि दुनिया में कई जगह आतंकियों ने अमोनियम नाइट्रेट की मदद से ही धमाके किए। 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में आतंकी हमले में 168 लोगों की जान गई थी। 2200 किलो अमोनियम नाइट्रेट से बने बम ने पूरी इमारत तबाह कर दी। साल 2002 में इंडोनेशिया के बाली में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 202 लोग मरे थे। यहां भी अमोनियम नाइट्रेट से भरी वैन में धमाका हुआ था। जुलाई 2011 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुए थे, इसमें 18 लोगों की जान गई थी। मुंबई सीरियल ब्लास्ट में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। आप यह भी देखिए कि भारतीय सुरक्षा एजेंसीज ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कितने आतंकी हमलों को नाकाम किया है। भाई 20 मई को पंजाब में एनकाउंटर से BKI मॉड्यूल को नाकाम किया गया। 11 जुलाई को पुंछ में आतंकियों के छिपने के ठिकाने को उड़ाया गया। 20 जुलाई को पंजाब में BKL के 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। 24 जुलाई को गुजरात यूपी में अल कायदा IS का मॉड्यूल खत्म किया गया। 12 अगस्त को पंजाब राजस्थान में ISI समर्थित टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। 20 अगस्त पंजाब में BKL बिश्नोई नेक्सस का खुलासा हुआ। 27 अगस्त को NIA ने अबू तालिब को गिरफ्तार किया। 2 सितंबर जैश के हमले नाकाम किए गए। 11 सितंबर को 5 राज्यों में पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल खत्म किया गया। 9 अक्टूबर को पंजाब से 2.5 किलो IED पकड़ा गया। 13 अक्टूबर को 3 राज्यों में जैश का कट्टरपंथी मॉड्यूल खत्म किया गया। 15 अक्टूबर पंजाब में सीमा पार से आने वाले ड्रग और हथियार का रैकेट खत्म किया गया। 24 अक्टूबर को दिल्ली से 2 फिदाइन ट्रेनर पकड़े गए। 27 अक्टूबर दिल्ली में ISIS का मॉड्यूल खत्म किया गया। 28 अक्टूबर को महाराष्ट्र में डिजिटल रिक्रूटमेंट रैकेट खत्म किया गया। 7 नवंबर को राजस्थान में TTP से लिंक नेटवर्क खत्म हुआ। 9 नवंबर को गुजरात यूपी में पाकिस्तानी ड्रोन लिंक का खुलासा हुआ। 10 नवंबर को फरीदाबाद से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। गुजरात में एक व्यक्ति पकड़ा गया। अब चूंकि इन सारे केसेस में कोई बड़ी घटना नहीं हुई, धमाके नहीं हुए, तो हम पूछते हैं कि सुरक्षा एजेंसीज क्या कर रही हैं? वो ये कर रही हैं, वरना ये घटनाएं भी होती। इस तरह से देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक करीब 22 आतंकी हमलों को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम किया है। आतंकियों की लगातार धरपकड़ हो रही है, टेरर मॉड्यूल खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी और आतंकी बचे हुए हैं? इसलिए थोड़ा एहतियात बरतिए। आप लोग भी कहीं निकलिए तो सुरक्षित और सचेत रहिए। लेकिन दिल्ली में हुए ब्लास्ट का फरीदाबाद से कनेक्शन गहरा होता जा रहा है और इसी वजह से यह चर्चा हो रही है कि क्या इस ब्लास्ट का टारगेट बागेश्वर बाबा थे, क्योंकि बागेश्वर बाबा भी फिलहाल हरियाणा में ही हैं, वहां पदयात्रा निकाल रहे हैं। सारा सामान फरीदाबाद यानी हरियाणा में पकड़ा गया। 8 नवंबर को बागेश्वर बाबा फरीदाबाद में ही थे, जहां से उनकी पदयात्रा बल्लभगढ़ होते हुए पलवल पहुंची। बागेश्वर बाबा की यात्रा में सनातन एकता की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। इससे भी कई लोगों को दिक्कत होती है। सवाल उठ रहा है कि क्या बागेश्वर बाबा की यात्रा को टारगेट करके माहौल खराब करने की साजिश हो सकती है क्या? दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन के मामले में फरीदाबाद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी और फरीदाबाद के पास ही बागेश्वर बाबा की पदयात्रा, क्या यह संयोग है या टारगेट थे बागेश्वर बाबा? यह सवाल उठ रहा है। सुनिए एक बार बागेश्वर बाबा।
बात है कि जब भी धमाके हुए और जो भी हुए उनमें कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, तुम कितना भी भारतीयों को डरा दो, सनातनियों को डरा दो, न हम डरेंगे। आज 5वां दिन है पदयात्रा का, न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। जांच आगे चल रही है, उस पर एक एक डिटेल आपको देंगे। कल जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी उसमें क्या होगा वो भी आपको बताएंगे।